अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 विच इज़ वर्क एनर्जी एंड पावर। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो वर्क एनर्जी एंड पावर क्या होता है। कोई भी काम जो हम करते हैं, ठीक है, उसके लिए एनर्जी और पावर की ज़रूरत होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन से चैप्टर के। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। इंट्रोडक्शन देखेंगे, वर्क क्या होता है, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और इलास्टिक एनर्जी क्या होती है। ठीक है, इस लेक्चर में हम यही बेसिक चीज़ें देख रहे होंगे और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो इसका पार्ट बी होगा, उसमें हम जो है वो बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। कोई भी काम हो रहा होता है तो उसके लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत होती है। जो भी वर्क हो रहा होता है उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स है, एक मैन जो है यहाँ पे इसको पुश कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लग रही है, इसकी एनर्जी लग रही है, कोई ना कोई इसकी पावर लग रही होगी। ठीक है, जब भी ये वर्क डन हो रहा है, वर्क डन किस तरह हो रहा है कि ये बॉक्स मूव करेगा आगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं मार्ट्स वगैरह में, तो क्या होता है, ये ट्रॉली होती है, इसको हमें पुश करने के लिए भी, मूव करवाने के लिए भी जो है अपनी एनर्जी देनी पड़ती है, हम अपनी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो आइसक्रीम कार्ट होती है, डिफरेंट कार्ट्स होती हैं, उनको मूव करने के लिए, इवन जो हमारे यहाँ घर के बाहर फ्रूट्स वाले आते हैं या वेजिटेबल्स वाले आते हैं, वो भी क्या करते हैं, उनके हाथ में एक कार्ट होता है। ठीक है, उस कार्ट को पुश कर रहे होते हैं, तो उनकी फोर्स अप्लाई हो रही होती है, वर्क वहाँ पे वर्क डन हो रहा होता है। ठीक है, उनकी उस फोर्स अप्लाई करने के लिए उनकी एनर्जी यूज हो रही होती है, राइट। इसी तरह अगर हम वर्कआउट की बात करें या एक्सरसाइजेस की बात करें, तो जो वेट्स होते हैं, हैवी वेट्स, उनको भी लिफ्ट करने के लिए आपकी एनर्जी की ज़रूरत होती है, राइट। एंड इसी तरह अगर आप स्टेयर से मूव कर रहे हैं या लिफ्ट ऊपर नीचे हो रही है, तो वहाँ लिफ्ट में भी क्या है, जो जिसकी हेल्प से लिफ्ट जो है वो ऊपर नीचे होती है, मूवमेंट उसकी अप एंड डाउन होती है, वहाँ पे उसकी क्या लग रही होती है, एनर्जी लग रही होती है और वर्क डन प्लेस कर रहा होता है, राइट। आगे मूव करते हैं हम, वर्क क्या होता है। When force acts on a body and the body moves through some distance, call the direction of a force. जब फोर्स जो है वो एक बॉडी पे एक्ट कर रही होती है, ठीक है, जैसे ये एक बॉल रखी हुई है यहाँ पे, अब इस बच्चे ने इसको किक किया बॉल को, ठीक है, इसने अपनी फोर्स अप्लाई की, इसकी एनर्जी लगी इसमें, ठीक है, इसकी फोर्स जो अप्लाई हुई इस किक में, और जो इस बॉल ने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मतलब वो किया, डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे वर्क डन प्लेस हुआ। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई काम हुआ है, कोई एक्शन लिया गया है। कैसे कि यहाँ पे एक बॉल थी, ठीक है, ये बॉल है, ये बॉल यहाँ से यहाँ चली गई, तो यहाँ पे जो है वो वर्क डन हुआ है, ठीक। और जो डिस्टेंस यहाँ पे उसने कवर किया है, इसको हम कह रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट जो हुई है इसकी, इसको हम कह रहे हैं डिस्टेंस है ये, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही थी, जो किक मारी है इस बच्चे ने, यहाँ पे उसकी क्या अप्लाई हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से ये बॉल यहाँ से यहाँ मूव की है। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं। If a constant force acts on a body placed on a horizontal surface and displacement d takes place in it along the direction of force, अगर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रही है, यहाँ पे किक की फॉर्म में, यहाँ पे हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, ठीक? तो यहाँ पे फोर्स की फॉर्म में हमारे पास क्या अप्लाई हो रही है, जो किक अप्लाई मारी है इस बॉल को, यहाँ पे उस फोर्स लग रही है। ठीक है, एक बॉडी पे फोर्स एक्ट हुई, उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है, उसने यहाँ से यहाँ का जो एरिया कवर किया है, वो उसको क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट हुई है उसकी, is defined as the product of the magnitude of force and that of the displacement। तो ये जो पूरा वर्क डन हुआ है यहाँ से यहाँ पे बॉल का आने का, उसको हम क्या कहते हैं, ये वर्क डन हुआ है। ठीक है, और वर्क डन किसके इक्वल है, जितनी फोर्स लग रही है मल्टीप्लाई बाय जितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है,
जितनी फोर्स लग रही है और जितना डिस्टेंस कवर किया है वर्क डन उसके इक्वल है, राइट। ओके, if if the force is in the same direction as the displacement, the work is positive। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरी फोर्स, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, बॉक्स समझ लें। अब मैं यहाँ से इसको क्या लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में, मैं इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा रही हूँ, तो ये इसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, जो वर्क हुआ है इस पूरे पे, ठीक है, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। द वर्क विल बी पॉजिटिव एंड मैक्सिमम, क्योंकि उसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रही हूँ। तो क्या होगा, जो वर्क डन हुआ है वो मैक्सिमम भी होगा, ठीक, और पॉजिटिव भी होगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास किसी ना किसी तरह से फोर्स लग रही होगी, हो सकता है मैं इसको अपवर्ड, जैसे ये बॉक्स है अगेन, हो सकता है मैं यहाँ से इसको फोर्स लगा रही हूँ और ये इसी तरह मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल भी फॉर्म हो रहा होगा, ठीक। हम इसको आगे कवर करेंगे एंगल को। इफ द फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन, अच्छा ये वही चीज़ है, ये बॉक्स यहाँ पे हैगा, सही। इस बॉक्स पे जो है वो फोर्स लग रही है, यहाँ से लेफ्ट लेफ्ट साइड से हमने फोर्स लगाना शुरू की और ये आगे की तरफ मूव होना शुरू हो गया, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम होगा, राइट। अब हम आगे मूव करते हैं। इफ द फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट द वर्क इज नेगेटिव। इसका क्या मतलब है कि अगर हम, हमारी फोर्स यहाँ से लग रही है, ठीक है। इफ द फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हमने फोर्स लगाई और बजाय इसके कि ये बॉक्स आगे मूव करे, ये उल्टा क्या पीछे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा उसको नेगेटिव कहेंगे, यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होगा, W इज इक्वल टू, यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन हो रहा होगा, ठीक है। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और जो लास्ट वाली एग्जाम्पल थी, क्योंकि वो वहाँ पॉजिटिव हो रहा था, तो सिंपली क्या हो जाएगा, W इक्वल टू FD विच इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। If the force is at, if the force is at right angle to the displacement, it has no component in the direction of displacement and the work will be zero। अगर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, सही, मैं उसके ऊपर से फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और नीचे मेरे पास क्या है, ये एक ज़मीन पे रखा हुआ है, ठीक है। फोर्स अप्लाई ऊपर से हो रही है, तो नीचे अब ये कहाँ मूव होगा, नीचे तो उसके पास मूव होने की जगह ही नहीं है, तो कोई वर्क डन प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। ये अपनी उसी जगह पे ही रहेगा और वर्क विल बी ज़ीरो। वर्क क्या होगा, ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, और वर्क जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। यहाँ मेरे पास मैंने एक वीडियो ऐड की हुई है, यहाँ मैं वीडियो आपको शो करती हूँ। जैसे ये एक बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, सॉरी, और ऊपर से फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा, यहाँ पे ये अपनी जगह पे ही है, मूव नहीं कर रहा, ना लेफ्ट मूव किया ना राइट ना किसी और डायरेक्शन में, बल्कि ये और नीचे चला जा रहा है, इंस्टेड ये टूट गया है, ठीक है। ये ब्लॉक जो था वो टूट गया, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो। आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक लॉन मूवर है, ठीक है। जो अक्सर आपने देखा होगा लॉन्स में जो है वो ग्रास काटने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे वो है, यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। ये फोर्स अप्लाई हो रही है पुश करने के लिए इसको, ताकि ये आगे मूव करे, ठीक। और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस
होगा, जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है फोर्स और डिस्टेंस का, उसको हम कहते हैं थीटा। और ये एंगल जो है वो कॉस होता है, ठीक है। वर्क डन का जो फॉर्मूला हो गया हमारे पास, क्या हो गया, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ठीक, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैन खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक बैग है, यहाँ पे अब उसकी फोर्स लग रही है, हाथ से जो है फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से इसने बैग को पकड़ा हुआ है, ऊपर खींचा हुआ है अपने पास, ठीक है। अब फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है, लेकिन इस बैग की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, कहीं भी मूव नहीं कर रहा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो वर्क डन क्या हुआ, यहाँ पे राइट एंगल में हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, उसके बिल्कुल राइट एंगल में फोर्स अप्लाई हो रही है और डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं हो रही, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स तो है लेकिन डी जो है वो जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एफ क्या हो जाएगा, जीरो, वर्क डन क्या है, जीरो हो गई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक और मैन है, ठीक है, बैग, वही बैग होल्ड किया हुआ है, ठीक। अब ये मैन जो है वो, मैन बैग जो है वो ऐसे ही होल्ड हुआ हुआ है, सही। मूवमेंट किसकी हो रही है, मैन की हो रही है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बैग अपनी जगह पे ही है। तो ऐसे केस में भी अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, उसकी हम जीरो ही कंसीडर कर रहे होंगे, कॉस थीटा क्या होगा, जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो कॉस थीटा जो है वो, कॉस 90 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है जीरो के, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो पूरा वर्क डन यहाँ पे जीरो हो जाएगा। बैक की हम बात कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे मैन की बात नहीं कर रहे, ठीक। ओके, वर्क डन क्या होता है, इट इज द इंटरनेशनल सिस्टम, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू, फोर्स का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट न्यूटन, ठीक है। डिस्टेंस किसका मीटर करते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हम मीटर करते हैं, मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है। तो वर्क डन किसके बराबर हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस वर्क डन का यूनिट क्या होता है, क्या होगा इसके मुताबिक, एन एम, न्यूटन मीटर, ठीक। अच्छा, यहाँ हम कह रहे हैं जो एक न्यूटन मीटर होता है वो इक्वल होता है जूल्स के, तो एन एम किसके इक्वल हो गया, जूल्स के, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कि वर्क डन किसके इक्वल था, एनएम के, और एनएम किसके इक्वल है, जूल्स के। इसका मतलब ये है कि वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, जूल्स है, ठीक। तो यहाँ पे हमने यही पूरा मेंशन किया हुआ है कि एक जूल जो होता है वो 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, ठीक। एक न्यूटन जो है वो उसमें 1 न्यूटन जो है न्यूटन होता है, वन जो है वो 1 मीटर होता है, ठीक। जूल्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स लग रही है उस पर, ठीक, और 1 न्यूटन ही डिस्प्लेसमेंट, 1 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक। ये वर्क इसके इक्वल होता है, ओके। अब एक छोटा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, गिवन क्या है, डेटा में हम क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं डाटा भी बना लेती हूँ। तो डाटा में हमें क्या गिवन है, फोर्स गिवन है कितने, 100 न्यूटन, राइट, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45। अब हमें पता है वर्क डन में कौन सा फॉर्मूला लगता है, कॉस का, कॉस थीटा लगता है, कॉस थीटा यहाँ पे कितना गिवन है, 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री, विद द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी थ्रू 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी गिवन है हमें, 20 मीटर। ये आप डाटा जो है, जब न्यूमेरिकल करेंगे आप डाटा की हेडिंग डालेंगे किसी भी मार्कर से, ब्लैक या ब्लू, और नीचे जो है आप बताएंगे कि क्या क्या डाटा आपको गिवन है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं, फिर हम फॉर्मूला लिखते हैं कि आप देखें कौन सा फॉर्मूला लग रहा होगा यहाँ पे। अच्छा सॉरी, यहाँ हमें फाइंड द वर्क डन, हमें फाइंड क्या करना है, W इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक और या तो हेडिंग डाल के भी ये भी लिख सकते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, वरना डाटा में ही रहने दें तो वो इतना इशू नहीं होता उसको भी। या फिर एक हेडिंग यहाँ पे डाल लें कि फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड की हेडिंग डाल लें। सही, फाइंड क्या करना है, W इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फिर हम फॉर्मूले पे आएंगे। अब हम देख रहे हैं कि F गिवन है, cos थीटा गिवन है, D गिवन है, वर्क पूछा हुआ है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू FD cos थीटा। हमने फॉर्मूला मेंशन किया और फिर सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, F क्या था 100, यहाँ पे 100 लिख दिया। D क्या था 20, 20 हमने लिख दिया इंटू cos थीटा, सब चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अच्छा ये थीटा है, cos 45 क्या बना, 100 इंटू 20 2000 हो गए। ठीक है, cos 45 डिग्री, अच्छा ये आप कैलकुलेटर में फाइंड करेंगे, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है आप रेडियंस की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमने डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर आप cos रेडियन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आंसर आपका डिफरेंट आएगा, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाएगा। तो आपने डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। cos 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.70 न्यूटन मीटर। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या है इसका, न्यूटन मीटर, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल्स में, और ये वर्ड का भी क्या ऐसा यूनिट है, जूल्स। सही। अच्छा, आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, यहाँ पे आपने ऐसा यूनिट लाजमी मेंशन करना है इन द एंड, लास्ट जो भी आपका, जो भी आपने फाइंड करनी होगी वैल्यू, उसका ऐसा यूनिट लाजमी मेंशन करना है, वरना मार्क्स डिडक्ट होंगे। सही। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। पावर, अभी तक हमने देखा कि वर्क क्या होता है, अब हम देखेंगे पावर क्या होती है। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो भी काम हो रहा है उसका रेट क्या है, पावर। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, इट इज डिफाइंड एज द पर यूनिट टाइम वर्क, जो भी काम हो रहा है, ठीक है, जो भी वर्क डन हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है, इसको हम कहते हैं पावर। ठीक, जैसे यहाँ पे मैंने एक बॉक्स मूव करना है मुझे यहाँ से यहाँ, ठीक है, कोई वर्क डन होगा या फिर वर्क प्लेस होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट लग रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होती है, वर्क के। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ना कोई टाइम भी मुझे लग रहा होगा, फर्ज करें 5 मिनट्स लग रहे हैं मुझे, ठीक है, कोई टाइम लग रहा होगा, या 2 मिनट्स लग रहे हैं, या वट एवर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, वर्क डन अपॉन टाइम, कितना वर्क हो रहा है कितने ने टाइम में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पावर। पावर जो है वो इसके इक्वल होती है कि कितना जो है वर्क डन हो रहा है कितने टाइम में अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर। इफ इन द टाइम इंटरवल t द वर्क डन इज w, ठीक है, देन द एवरेज पावर इज गिवन एज, एवरेज पावर कैसे गिवन होगी, इज इक्वल टू वर्क डन कितना काम हुआ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, कितने टाइम में वो काम हो रहा है हमारे पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, जूल्स, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड, एस। ठीक है, तो जूल्स अपॉन सेकंड, तो जूल्स अपॉन सेकंड हमारे पास इक्वल होता है वॉट के, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या हुआ, वॉट। ठीक, चलिए अब आगे मूव करते हैं हम। पावर एंड वेलोसिटी। अच्छा, अगर कोई काम हमारे पास हो रहा है, ऑब्वियसली वर्क डन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो कोई ना कोई यहाँ पे वेलोसिटी भी लग रही होगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो वर्क डन हो रहा है, ये पावर लग रही है। तो पावर एंड वेलोसिटी एक टॉपिक है इसमें, इसको देखते हैं क्या होता है। सपोज अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस इट थ्रू डिस्टेंस डी। क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास, जैसे यहाँ पे समझिए यहाँ थी ये ट्रॉली अभी, ठीक है, इस साइड पे थी, लेट्स सपोज, राइट, अब यहाँ पे हमने इसको पुश किया, फोर्स अप्लाई हुई, डिस्टेंस इसने कवर किया है इतना, और ये यहाँ पे पहुँच गई।
ठीक। तो ये फोर्स अप्लाई हो रही है, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है। और कोई ना कोई टाइम भी लग रहा होगा इसको यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में, सही। तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, एंड द एवरेज पावर इज डेवलप्ड बाय, पावर किस तरह, हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू अपॉन टी। यहाँ पे हमने डब्ल्यू को रिप्लेस कर दिया किससे, वर्क डन के वैल्यू से, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बिकॉज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी, ठीक है। यहाँ पे हमने डब्ल्यू को रिप्लेस कर दिया उसकी वैल्यू से, वेयर वेलोसिटी इज इक्वल टू डी अपॉन टी, वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल होती है, डी अपॉन टी के, जितना डिस्टेंस कवर हुआ है पर यूनिट टाइम के, ठीक है। तो हम इसको जो है डी अपॉन टी को यहाँ से वी से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे भी किस तरह लिखा हुआ है, एफ इंटू डी अपॉन टी, ठीक है। इस डी अपॉन टी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, वेलोसिटी से, वी से, देयरफॉर पी इक्वल टू एफ वी, जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है वेलोसिटी अप्लाई हो रही है, एंड द पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, पावर किसकी प्रोडक्ट है, जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है और वेलोसिटी अप्लाई हो रही है इस पर, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। अब मैं आगे मूव करती हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई पार्ट समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, एनर्जी क्या होती है, अब हमने एनर्जी देखना है। वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इट गेन्स एनर्जी, कोई भी चीज़ जब काम करती है, अपना वर्क उस पर हो रहा होता है, तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी, हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर हम काम कर रहे हैं अपना, ठीक है, खाना खा रहे हैं, कोई ना कोई काम हो रहा है हमारे, हम, तो क्या होगा, ये वर्क डन हो गया यहाँ पे से। अब जब खाना हमने खा लिया तो वो खाना हमारे किस में चेंज हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में, ठीक। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, अपने आपने ये देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है जो खाना ज़्यादा नहीं खाते या सुबह का नाश्ता नहीं करते या प्रॉपर खाना नहीं खा रहे होते, वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है वो एनर्जी नहीं होती है इतनी, सही। एज कम्पेयर टू उन बच्चों के जो ज़्यादा खाना खा, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो खाना खा रहे होते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वो बच्चे जो अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना नहीं खा रहे। तो क्या होता है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी क्या है बेसिकली, बॉडी की कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, आपकी बॉडी के लिहाज से आपके अंदर एनर्जी होगी, ठीक है, तो आप काम कर सकेंगे, ठीक है। आपकी बॉडी के लिहाज से आपके अंदर वो उतनी एनर्जी नहीं होगी तो आप मूवमेंट नहीं कर सकेंगे, काम अपना प्रॉपर नहीं कर सकेंगे, सही। तो एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इट्स इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एक एनर्जी जो है वो बॉडी की कैपेसिटी है कि कितना वो काम कर सकती है। दस एनर्जी एंड वर्क आर द सेम एंड बोथ आर मेजर इन द सेम यूनिट, एनर्जी और वर्क जो है वो सेम है और दोनों को हम एक ही सेम यूनिट्स में जो है वो मेजर करते हैं, ठीक। एनर्जी को हम डिनोट किससे करते हैं, ई से, सेम, क्योंकि एनर्जी और वर्क जो है वो सेम है, तो वर्क का हमारे पास ऐसा यूनिट क्या था, जूस, तो एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या हुआ, जूस हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये मेंशन कर दी बात। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी है एनर्जी, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती तो इसको हम क्या कहेंगे, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स हैं, सही है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो, जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें जो एनर्जी अप्लाई हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये बॉल अभी स्टेबल है, ठीक है, यहाँ पे बॉल है, ये समझे, गर्ल यहाँ पे खड़ी हुई है स्टेयर्स पे, सिर्फ उसने बॉल होल्ड की हुई है, ठीक है। तो अभी जो एनर्जी इसमें है वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो एक बॉडी के अंदर होती है, लेकिन वो मूव, बॉडी मूव नहीं कर रही, तो उसकी एनर्जी, अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो इस वक्त क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही इसने ये बॉल यहाँ से थ्रो की, अब जो एनर्जी यहाँ पे अप्लाई हो रही है उस बॉल को ऊपर से नीचे आने में फ्लोर पे, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में।
पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक बॉडी में स्टोर होती है, ठीक है, जब वो अपनी स्टेबल कंडीशन में, स्टेबल मतलब अगर ये बॉल यहाँ पे पड़ी हुई है तो अभी इस पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से कोई आके इसको किक मार दे, ये यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो फोर्स अप्लाई हुई इसमें या एनर्जी इसको लगी, इसमें अप्लाई लगी है, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ आके फिर बॉल अपनी जगह पे रुक गई, तो अब वापस इसमें क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये एक जगह रुकी हुई है स्टेबल कंडीशन में, ठीक। अच्छा, इसी तरह अगर हम पानी बॉईल करते हैं, ठीक है, ये समझिए हमने स्टोव पे पानी रखा है, पानी बॉईल हो रहा है हमारे पास से। अब जो इसके मॉलिक्यूल है, पानी में क्या होता है, बेसिकली मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अभी जो है वो ठंडे हैं। अब गर्म क्यों होता है पानी, क्योंकि जैसे जैसे उसको हीट मिलती रहती है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अभी स्टेबल कंडीशन में होते हैं, जब वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपस में मूवमेंट होती है, उनमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। काइनेटिक एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो ये मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते हैं और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, और ये पानी यहाँ पे आपका गर्म हो जाता है, राइट। ओके, सबसे पहली टाइप तो क्या हो गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद आती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब मैंने कहा था जो एनर्जी स्टोर है यहाँ पे जैसे ये बॉल यहाँ पे अभी ऐसी ही रखी हुई है, इसने हैंड में होल्ड की हुई है, बॉल मूव नहीं कर रही थी, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो बो एंड एरो होती है, यहाँ पे जब हम एरो खींचते हैं बो से, अभी ये एरो जो है वो इसी फॉर्म में है, मतलब अभी हमने सिर्फ उसको स्ट्रेच किया है, उसको छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जैसी अभी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक, क्योंकि वो स्टेबल कंडीशन में, जैसे ही एरो यहाँ से निकलेगा अपनी बो में से, उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास एक स्प्रिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो फर्ज करें अपनी एक जगह, मतलब लगा हुआ है अपनी पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे अभी उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही कोई यहाँ से स्ट्रिंग को खींचता है या फिर मैं यहाँ पे कोई वेट लगा दूँ तो ये स्ट्रिंग खींचेगा, ठीक है, स्ट्रेच होगा। तो यहाँ पे अब क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी अप्लाई हुई, और जैसे ही ये अपनी जगह पे नीचे आके रुक जाएगा वेट की वजह से स्ट्रेच होके, ठीक है, तो यहाँ पे अब वापस क्या हो गई, अब मूव नहीं कर रहा, पोटेंशियल एनर्जी वापस रीस्टोर हो गई, ठीक। तो ये है डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। अब पोटेंशियल एनर्जी की हमारे पास दो फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी, पहले हमने काइनेटिक एनर्जी देखी, फिर पोटेंशियल एनर्जी देखी। पोटेंशियल एनर्जी की अब फर्दर दो टाइप्स हैं, क्या क्या है वो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो अर्थ की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होती है। जैसे द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मास व्हेन लिफ्टेड टू अ हाइट इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे अर्थ से मतलब हमने ऊपर, यहाँ पे कोई भी बच्चा खड़ा हुआ है, कोई किसी ने भी बॉल ऊपर थ्रो की, ठीक है। अब यहाँ से जो बॉल ऊपर ट्रेवल हो रही है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ से जो बॉल ऊपर ट्रेवल हुई, जो ऊपर फेंकने के लिए अप्लाई हुआ एनर्जी, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे ये कुछ बहुत माइक्रो सेकंड्स के लिए बॉल रुकेगी हवा में, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। लेकिन ये ग्रेविटी की वजह से वापस नीचे आ जाएगी, ठीक है, अगेन किस में चेंज हो गई इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि मूवमेंट अप्लाई होगा, ठीक। तो यहाँ जो इसमें एनर्जी अप्लाई हो रही है जिसकी वजह से ये वापस आ रही है, ऊपर जाके रुकी, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास लग रही है, ठीक है। इसी तरह ये हम जो है वो कहाँ रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, एक सरफेस है अर्थ। अब हम सब उससे ऊपर खड़े होते हैं, अर्थ के ऊपर हम बेसिकली खड़े होते हैं, ऐसे ही है जैसे यहाँ पे हमारे बिल्डिंग यहाँ पे होती है, अर्थ के ऊपर होती है सब चीज़ें, अर्थ के अंदर नहीं होते हम बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हम खड़े, कोई भी बच्चा खड़ा हुआ है या हम स्कूल बैग लेके खड़े हुए, तो यहाँ पे ये क्या है, मास है बेसिकली, इसका कोई वेट है, एक बॉडी है उसका वेट है, ठीक। तो यहाँ जो बैग होल्ड किया हुआ है, मूवमेंट नहीं हो रही बैग में, तो यहाँ पे इसमें क्या एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी स्टोर इन अ स्ट्रेच
और कंप्रेस इलास्टिक मटेरियल सच एज स्प्रिंग इज कॉल्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो स्प्रिंग की मैंने आपको एग्जांपल दी वो क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो चीज़ें स्ट्रेच हो रही हैं, जैसे अगर हम गर्ल्स की पोनी की बात करें तो एक फर्स्ट करें, अभी ये पोनी रखी हुई है, ठीक है, इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हम इसको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच होके ये एक अलग शेप में आ जाएगी, एक अलग पोजीशन पे आ जाएगी। अब अगेन इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इलास्टिसिटी है इसमें, ठीक है, इसमें स्ट्रेच हो सकती है, इलास्टिसिटी है। तो ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमने देखा हो, एक ऐसी एक्सरसाइज के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, मशीन्स कह लें, इंस्ट्रूमेंट कह लें वैसे तो, उसमें इलास्टिक लगी होती है। जैसे ही अभी अपनी पोजीशन पे है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, अब इसको स्ट्रेच करके यहाँ पे स्ट्रेच किया इसने फर्दर, यहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है। अब भी यहाँ पे होल्ड किया कुछ सेकंड, तो यहाँ पे इसमें क्या है, अब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये फ़र्क है पोटेंशियल एनर्जी में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। राइट, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ आज का लेक्चर यहीं तक था। फिर जो है हम नेक्स्ट पार्ट में जो है इसकी बाकी टॉपिक्स कवर करेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आप लोगों को, ताकि समझ आ जाए क्या होती है टाइप्स ऑफ एनर्जी, वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे होंगे उसमें जो डिफरेंट डेरिवेशन हमें गिवन है बुक में, हम उसको कवर करेंगे। तो मेक श्योर कि आप यहाँ तक इसको अच्छे से लर्न कर लें, ऐसा यूनिट सब कवर कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैं वापस जाती हूँ। जब भी आपके पास किसी चीज़ की डेफिनेशन है, जैसे ये वर्क डन है, ठीक है, वर्क की आपके पास डेफिनेशन आ रही है, ठीक, आपको पोर्ट में कहा गया है, ये क्वेश्चन आया पेपर में, आपको वर्क एक्सप्लेन करना है। तो आप क्या करना है, आपको वर्क एक्सप्लेन करने के लिए आपने जो डिफरेंट हेडिंग डालनी है वो क्या डालनी है, आप एक हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन की, इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी ऐसा यूनिट, उसको आप डिफाइन करेंगे। अगर आपको कोई एग्जाम्पल आती है, वैसे तो मेक श्योर कि आपको एग्जाम्पल आती हो कोई, ठीक है, तो आपने उस एग्जाम्पल की हेडिंग डाल के उसको लिखना है। बोर्ड में प्रेजेंटेशन हेडिंग की देखी जाती है, जितनी आपकी हेडिंग्स होगी समझा जाता है कि आपने ज़्यादा अच्छा काम किया। तो यहाँ मैं लेक्चर एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।